हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज है गुरुवार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल के सेट 13 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्थानीय स्वशासन विधेयक, जिसके अंतर्गत धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में पंचायत का गठन किसके माध्यम से होता है? अनुच्छेद 243 ई के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था का सर्वोत्तम तंत्र है? आपके पास ऑप्शन है लोकतंत्र, संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और गणतंत्र का। देखिए, हम बात करें अगर संघवाद के बारे में तो संघवाद के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी देश है उसके अंतर्गत दो स्तरीय सरकारें होंगी, एक होगी केंद्र सरकार और दूसरी होगी राज्य सरकार, और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार से अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी और स्वतंत्र होंगी। अगर बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में तो इसके अंतर्गत जो सरकार का जितना भी कामकाज होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को महत्व दिया जाता है, और इसमें सरकार के जितने भी स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, खास कर जो स्थानीय स्तर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। देखिए, अगर हम सरकार के जो शासन है उसको हम एक वृत्त के रूप में लें तो देखिए इस प्रकार से कुछ स्तर बनते हैं। अगर हम केंद्र में बात करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, उसके बाद में आती है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में आती है लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनके बारे में। तो देखिए इसमें जो शक्तियों का विस्तार होता है वो केंद्र से लोकल सरकारों की तरफ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको। लेकिन इसके अंतर्गत यानी कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसके अंतर्गत जो लोकल सरकारें हैं यानी कि जो स्थानीय स्वशासन करने वाली जो सरकारें हैं उसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और उसके अंतर्गत लोगों को सरकार के कार्य में भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत ये आता है कि जो भी शासन है वो जनता के द्वारा जनता के लिए ही किया जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा से क्या आशय सिद्ध होता है? बात की जा रही है ग्राम सभा के बारे में, तो पहले हम इनके 2-3 पहलुओं को ही जान लेते हैं। देखिए, एक तो होती है ग्राम पंचायत और होती है पंचायत समिति और फिर आती है जिला परिषद, एक आती है ग्राम सभा। ये 4 प्रकार के कुछ स्तर हैं। जो ग्राम पंचायत होती है और जो पंचायत समिति होती है और जो जिला परिषद होती है। देखिए, जो ग्राम पंचायत है ये सरपंच की जो कार्यकारी होती है वो संस्था है, और इसका जो प्रमुख होता है उसको मुखिया कहा जाता है, और इसका जो चुनाव होता है इनकी जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। जो पंचायत समिति है जो कि हमारे प्रखंड स्तर पर होती है, जिसका जो चीफ होता है उसको प्रमुख कहा जाता है, और ये जो पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत और जो जिला परिषद है इन दोनों के बीच में ब्रिज के रूप में काम करती है, और इसका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। और जो जिला परिषद होती है ये ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कामों का जांच और निरीक्षण करती है, और इसका जो प्रमुख होता है उसे जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। और जो ग्राम सभा होती है अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए जो भी ग्राम पंचायत है यानी कि जिसमें जो काम किया जाता है सरपंच के द्वारा, तो इसके अंतर्गत जितने भी निर्वाचक नामावली है उसमें जो पंजीकृत लोगों के नाम हैं उसके सामूहिक रूप को कहा जाता है ग्राम सभा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में किस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित है? हमने एक क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था कि 1989 के अंतर्गत एक 64वां संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राजीव गांधी जी की सिफारिश पर सर्वप्रथम जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंतर्गत
1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए ये तो खारिज हो गया था, लेकिन उसके बाद में एक नया संविधान संशोधन लाया गया था जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया था और इस बात का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है कि जो कुल सीटें होंगी पंचायती संस्थाओं में उसके अंतर्गत 1/3 जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। देखिए इसको संवैधानिक तौर पर माना गया है कि इन संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। ऑप्शन होगा राइट हमारा डी। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए आपको 2 संविधान संशोधनों के बारे में याद रखना है। एक तो है जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में, और दूसरा है जो 74वां संविधान संशोधन है उसके बारे में। 73वें संविधान संशोधन की बात करें और 74वां, तो देखिए उस समय दोनों बार ही जो राष्ट्रपति थे वो थे PV नरसिम्हा राव। दोनों ही संविधान संशोधनों को लोकसभा में इन्होंने ही पेश किया था, और जो इनको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करने की दिवस थे वो भी सेम थे। 22 दिसंबर को लोकसभा से दोनों को और 23 दिसंबर को राज्यसभा 1992 दोनों को पारित कर दिया गया था। और देखिए जो 73वां संविधान संशोधन था ये संबंधित था पंचायती व्यवस्था से, लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन था ये था नगरीय स्वशासन से संबंधित, यानी कि इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नगर पालिका, यानी कि जो नगरीय स्वशासन था उसके बारे में इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था, और इसे जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1 जून 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित न्यायालय कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं। यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो 40वां अनुच्छेद है उसमें पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। देखिए ये गलत है, क्योंकि हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ से हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसे पूर्ण रूप से देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल को। तो ये कथन हो जाएगा गलत। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए ये बात बिल्कुल ही सही है। इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंतर्गत जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं वो कुल सीटों का 1/3 सीटें हैं, यानी कि 33.33% हो जाना चाहिए था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो देखिए यहाँ गलत के बारे में पूछा गया है, तो बी और सी दोनों ही गलत हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई 1 से अधिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना संविधान के किस भाग में की गई है? अगर बात करें कि जो वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय लागू की गई है, तो देखिए वो है त्रिस्तरीय। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं ग्राम स्तर पर, तो उसमें आती है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर आती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आती है जिला परिषद समिति। भाग 8 के अंतर्गत संघ और राज्य के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी परिकल्पना भाग 9 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9। नेक्स्ट सूची 1 को सूची से 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको कुछ समितियां बताई गई हैं और उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके बारे में बताया गया है, तो आपको इनका सही मिलान करना है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसको 1957 में गठित किया गया था, और इसने देश में त्रिस्तरीय जो संरचना है पंचायती राज व्यवस्था की उसको लागू करने की बात की थी, और इसी वजह से वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है वो है
त्रिस्तरीय संरचना, और इसी के कारण ही जो बलवंत राय मेहता हैं इनको भारतीय पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार अथवा शिल्पी कहा जाता है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 से। अशोक मेहता समिति, तो देखिए जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन 1977 को किया गया था, और इसका अंतर्गत इन्होंने 2 स्तरीय संरचना के बारे में बताया था, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। तो इसका सही होगा 1 से मिलान। एल.एम. सिंघवी समिति, तो इसका गठन किया गया था 1986 में, और इन्होंने बताया था स्थानीय स्वशासन की पद्धति के बारे में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि पंचायती व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, साथ ही पंचायतों में जो न्याय पंचायत है और ग्राम न्यायालय हैं उनकी व्यवस्था भी की जाए। पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों की जो विधानमंडल है और ग्राम पंचायतें हैं इनके अंतर्गत जो वित्तीय संसाधन है इनका भी वितरण किया जाए। जी.वी. राव समिति की बात करें तो देखिए इन्होंने जो भी प्रतिनिधि भेजे जाते हैं पंचायती राज में चुनाव में, तो उसके तरीकों में सुधार किया गया था कि किस प्रकार से इनका चुनाव किया जाए। इन्होंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की सिफारिश की जाए, और साथ ही इन्होंने ये बात भी कही थी कि जो पंचायतें हैं उनके जो चुनाव हैं वो नियमित तौर पर किए जाने चाहिए। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ। यहाँ क्रम होना चाहिए 4 1 3 2, तो वो है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है? त्रिस्तरीय यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है यह 3 स्तर पर कार्य करेगी। तो ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत जिसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति उसके बाद में आती है जो कि प्रखंड स्तर पर होगी जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा, और उसके बाद में आती है जिला स्तर पर जिला परिषद, इसका जो चुनाव है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर बात करें पंचायत समिति तो देखिए ये होगी ब्लॉक स्तर पर जिसे हम प्रखंड स्तर बोल देते हैं, और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद इन दोनों के ही बीच में ब्रिज का काम करती है। इसके बारे में ग्राम पंचायत जो भी कार्य करती है उसकी सूचना जिला परिषद को पंचायत समिति पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? पंचायतों के अंतर्गत जो समितियां बनाई जाती हैं उनके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ना कि वो किसी के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो पंचायती चुनाव है इसका जो प्रभार होगा वो होगा राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसके कंधों पर। तो इसका जो चुनाव कराया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस को देखते हैं। स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित है, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था। स्थानीय स्वशासन के लिए वित्त का उपबंध राज्य वित्त आयोग करता है। देखिए अनुच्छेद 243 आई जो है इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, और इसी के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि जो पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं इनके लिए जो वित्त का प्रबंध किया जाएगा वो राज्य के वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा, और इसका गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। पंचायतों हेतु 29 विषय सौंपे गए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन में 29 विषय शामिल किए गए हैं, तो ये भी सही है। परिसंघ प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो देखिए ये बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ जो पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, सरपंच और मेयर। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो चीफ हैं ये कौन सी संस्थाओं के चीफ होते हैं। मुखिया की अगर बात करें तो ये ग्राम पंचायत का मुखिया यानी कि उसका चीफ होता है। प्रमुख पंचायत समिति में होता है।
जिला परिषद अध्यक्ष जिला स्तर पर होगा और जो सरपंच है ये पंचायत समिति का प्रमुख होता है। जो मुखिया होता है इसका प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। प्रमुख जो कि पंचायत समिति का होता है, जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है, तो इसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा। सरपंच जो है, तो सरपंच तो सभी को पता है कि ये जो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जिला परिषद अध्यक्ष जो कि जिला स्तर पर होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, ये बात भी सही है। और जो मेयर है इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 2, 3, 5, वो है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी? यहाँ बात की जा रही है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको राज्य में शुरू किया जाना है। तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जो नागौर जिला है उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको प्रायोगिक तौर पर यानी कि जो प्रैक्टिकल तौर पर कौन से राज्य में लागू किया गया था, तब आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ शुरू करने की बात है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची से संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशेष सूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियों को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का यानी कि जो भी कार्य करना है उसका अधिकार संघ सरकार को होगा, और राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों के बारे में बताया गया है जिनको कंट्रोल करेगी राज्य सरकार, और समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका सारा कंट्रोल राज्य सरकार के हाथों में होता है, तो इसीलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन से सही हैं? अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराने के लिए। और इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। यह विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाए, तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। संशोधन करवाना है, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, तो दोनों ही ये इनमें किसी में भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना है, ये कथन भी सही है। संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, तो देखिए इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भाग 20 के अंतर्गत किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा गलत है। तो यहाँ पूछा गया है कौन से सही हैं, तो होना चाहिए था बी प्लस सी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। नेक्स्ट, हाल ही में किस संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी? जो जीएसटी विधेयक है ये एक प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक है और इसी को पास करवाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में जो जीएसटी डे है वो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, आपको इसके सही मिलान करना है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संविधान में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है, तो इसका सही मिलान है 2 से। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत जो वित्त विधेयक है इसको पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसका हो जाएगा 1 से सही। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में बजट नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में
प्रावधान किए गए हैं। तो जो क्रम होना चाहिए वो होगा 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साधारण विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताएं कि कौन से सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा। आप इसी तरीके से आप इसको याद करना कि सिंपल है तो सिंपल ही है, यानी कि इसको किसी भी सदन में किसी भी सत्र में पेश किया जा सकता है। इसे पेश कराने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात भी सही है, नहीं है इसके बारे में। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित और अस्वीकार किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। बात यहाँ की जा रही है साधारण विधेयक के बारे में, तो इसे या तो राज्यसभा संशोधित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकती है। तो देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 14 दिन की समयावधि है वो वित्त विधेयक के संबंध में है, जबकि जो साधारण विधेयक है इसके अंतर्गत राज्यसभा इसको कुल 6 माह तक अपने पास रख सकती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात कही जाए कि जो राज्य के विधानमंडल हैं, यानी कि जो विधानसभा और विधान परिषद हैं, उनके सदस्यों के निर्णय को शामिल किया जाए। तो ऐसे कौन कौन से हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी राज्य के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं तो उसके अंदर राज्य के जो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद है, इनके निर्णय मायने रखते हैं। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची तो बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और विशेष सूची का प्रावधान किया गया है, उसके जो भी विषय हैं उन पर जो कानून बनाना है उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, तो देखिए जो विधान परिषद की समाप्ति है इसका उल्लेख 169 के अंतर्गत कहा गया है कि इसकी समाप्ति और स्थापना दोनों ही संसद के द्वारा की जाएगी। तो इसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल का कोई भी हाथ नहीं आता। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि एकल संक्रमण या मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो इसका विधानमंडलों से संबंध है, तो इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन होना चाहिए 1 2 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछले सेट में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही, सत्र न्यायालय। तो देखिए 2 अनुच्छेद को आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 129 और 215। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है इसे अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय जिसके निर्णयों को क्रॉस नहीं किया जा सकता, और अगर इसकी अवमानना की जाए निर्णय की तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोनों के लिए है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, आज आपके लिए प्रश्न है कि आपको यहाँ बताना है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन में है कलकत्ता, शाहबाद, मद्रास और नागौर। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है। सो गाइस, आज हमने डिस्कस किया है स्थानीय स्वशासन, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।